हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग सारे? आज हम लोग अपना चैप्टर कवर करने वाले हैं बच्चे, स्टाफिंग। क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट स्टाफिंग का? स्टाफिंग का मतलब होता है प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। स्टूडेंट्स, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, इसे बोलते हैं स्टाफिंग। मैनेजमेंट के पांचों फंक्शंस के बारे में आप लोगों को पता है। फर्स्ट फंक्शन है मेरे पास प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड फंक्शन है बच्चे स्टाफिंग, फोर्थ फंक्शन है डायरेक्टिंग, फिफ्थ है कंट्रोलिंग। आज मैं अपना थर्ड फंक्शन मैनेजमेंट का स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है स्टूडेंट्स मेरे पास स्टाफिंग, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। कुणाल सर, किसे कहते हैं स्टाफिंग? स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर, स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन हम लोग उसे बोलते हैं बच्चे स्टाफिंग। स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है सर। At the right time, it is function of the management which makes sure that your assets work out. मुझे पता होना चाहिए कि अगर मेरा एसेट, मेरा ह्यूमन रिसोर्स अगर बाहर जा रहा है तो अगले दिन वो वापस भी आएगा। स्टाफिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए जी, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। सर, क्यों स्टाफिंग इंपॉर्टेंट है? Why staffing is important? बच्चों, आप सब बच्चों को पता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज अ ह्यूमन रिसोर्स। सबसे अगर इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ह्यूमन रिसोर्स है। मुझे पता है कि तेरा थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन, बट सबसे अच्छा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। तो भाई, मैनेजमेंट का मतलब है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन। तो लोगों को लेकर आना, उनको रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करना, उनको ट्रेन करना, यही तो मैनेजमेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स ही ह्यूमन रिसोर्स है। और आप मुझसे पूछ रहे हो कुणाल सर कि स्टाफिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? सर, स्टाफिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टाफिंग मेरी हेल्प करता है टू फिल, टू टू रिक्रूट अ कॉम्पिटेंट पर्सनल। ऐसा इन्वायरमेंट के अंदर जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से लोगों को अपॉइंट करता है स्टाफिंग, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हेल्प्स इन, यस, हेल्प्स इन कंपीटिंग। कुणाल सर, सर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है यार, और इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर मुझे कोई कॉम्पिटिटिव पर्सनल ही चाहिए। तो एक अच्छा कॉम्पिटिटिव पर्सनल लेने के लिए मैं स्टाफिंग करता हूं। सुना कुणाल सर, ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए स्टाफिंग करता हूं कुणाल सर। इस डायनेमिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए स्टाफिंग करता हूं कुणाल सर। तो स्टाफिंग इंपॉर्टेंट है कुणाल सर। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए स्टाफिंग करता हूं सर। सर, की टू एफिशिएंसी इफेक्टिव ऑफ अदर फंक्शंस। सर, बाकी सारे फंक्शन, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है सर? काम करना, काम करवाना। कंट्रोलिंग का, सब बाकी जितने फंक्शंस है ना सर, सारे फंक्शंस कर तो कौन रहा है? ह्यूमन रिसोर्स ना। ह्यूमन रिसोर्स अच्छा आएगा तभी तो सब बेटर होगा। तो ये सबसे पहले जब कभी भी हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस आती है। सो याद रखना, फॉर ऑब्टेनिंग द कॉम्पिटेंट पर्सोनेल वी नीड स्टाफिंग। फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वी नीड स्टाफिंग। क्योंकि स्टाफिंग के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी आता है स्टूडेंट्स। तो अगर आप रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन और डेवलप करेंगे तो यस, ऑटोमेटिकली ह्यूमन रिसोर्स बेटर यूटिलाइज होगा। वी नीड स्टाफिंग फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ ऑल अदर थिंग्स। वी नीड स्टाफिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज अ ह्यूमन रिसोर्स। तो मुझे तो ऐसा लगता है बच्चों, जब हम लोग अपना ये बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट के डेफिनेशन पढ़ते हैं ना कि मैनेजमेंट क्या है, तो बच्चे बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन, यस, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। किसी से काम करवाना एक मैनेजमेंट है। भाई, काम किससे? मशीन से काम, ह्यूमन रिसोर्स से। और ह्यूमन रिसोर्स लेकर आना वो फंक्शन है स्टाफिंग यार। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ स्टाफिंग हमारे पास। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या बताइए मैंने? सर, जो मेरी वैकेंट पोजीशन है, जो मेरी खाली पोजीशन है, उसमें कोई कॉम्पिटिटिव पर्सोनेल को अपॉइंट करने के लिए मुझे चाहिए स्टाफिंग। सर, प्लेसिंग द राइट पर्सन, सर जो खाली पोजीशन है उसमें राइट पर्सन आए अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, सर मुझे चाहिए स्टाफिंग। सर बोल भी रहे हैं, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। सर, फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जब सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स ही ह्यूमन रिसोर्स है, so for optimum utilization of human resource we need a good staffing. सर, हेल्प्स इन कंपीटिंग, सर दो ऑर्गेनाइजेशन है वो इजीली एक्वायर कर सकते हैं फिजिकल रिसोर्स। लाइट्स भी आ सकती हैं, फैन भी सबके पास हो सकते हैं, बेंच भी सबसे पास हो सकते हैं। सर, दो ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पीटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच में मेन डिफरेंस क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्स। सो फॉर कंपीटिंग इन दिस डायनेमिक एनवायरमेंट वी नीड अ गुड पर्सनल, और उस गुड पर्सनल के लिए वी नीड स्टाफिंग सर। अच्छा चाहिए कंप्यूटर को बीट करने के लिए सर।
सर ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ डिपेंड करती है सर ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, तो मुझे अच्छा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वी नीड स्टाफिंग। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, द स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेनिंग, प्रमोशन, कॉम्पनसेशन, ओ माई गॉड, स्टाफिंग का मतलब ये थोड़ा होता है सिर्फ लोगों को लेकर आना, ट्रेनिंग भी उसके अंदर आता है, डेवलपमेंट भी आता है, करियर प्लानिंग भी आता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी आता है। सर ये तो सर फिर ह्यूमन रिसोर्स जिसको आप लोगों ने सिलेक्ट किया, इसका मतलब आप उसको डेवलप कर रहे हो, यस वी नीड स्टाफिंग। तो सर स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट, वी नीड स्टाफिंग फॉर मेनी थिंग्स, की टू द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जो आप मैनेजमेंट के पांचों फंक्शंस बोल रहे हो, आखिर करता कौन है ये पांचों फंक्शंस? ये पांचों फंक्शंस आखिर करता तो इंसान ही है ना। तो मुझे क्या चाहिए? अच्छा इंसान, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और अच्छे ह्यूमन रिसोर्स के लिए मुझे चाहिए स्टाफिंग। तो स्टाफिंग इंपॉर्टेंट है सर, दोबारा से बता रहा हूं सर, दोबारा से, हाँ जी सर सुन लो, हाँ जी, ये मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है। और क्या बोलता है स्टाफिंग? प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, वी नीड स्टाफिंग सर। सर स्टाफिंग करता कौन है? बच्चों देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना जनरल मैनेजमेंट होती है जो पांचों फंक्शन कर लेती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। बट स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके लिए एक स्पेशलाइज्ड टाइप की मैनेजमेंट चाहिए होती है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज एचआरएम। उसको बोला जाता है बच्चे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है, हाँ जी, जो जिसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट चाहिए, और वो मैनेजमेंट मेरे पास क्या है? वो मैनेजमेंट कुणाल सर मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। इसका मतलब याद रखना, एक बात बोल रहा हूं, स्टाफिंग इज बोथ द लाइन एक्टिविटी एंड द स्टाफ एक्टिविटी। व्हाई स्टाफिंग इज नोन एज लाइन एक्टिविटी? बिकॉज स्टाफिंग कम्स अंडर द लाइन, प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर स्टाफिंग। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं ना, उसमें लाइन में स्टाफिंग आता है। And why it is called as an staff activity? Because staffing is done by different level of management, human resource management. So staffing is both line activity and the staff activity. तो स्टाफिंग करने के लिए हमें स्टूडेंट्स एक अलग लेवल की मैनेजमेंट चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेरे बच्चों। सो इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉइज इन अ कंपनी, एंड इट इन्वॉल्व्स लोगों को हायर करना, ट्रेन करना, मोटिवेट करना। It also includes activities relating to maintaining liaison with the government, trade unions. When these functions are carried out on a small scale, we call it staffing. तो छोटे लेवल पर होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी? स्टाफिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आप कुणाल सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? इट मींस डिटरमाइनिंग कि मुझे कितना नंबर ऑफ टाइप ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, मेरे पास वैकेंट पोजीशन कौन सी, और उस पोजीशन के लिए कैसे लोग चाहिए सर। एम्प्लॉइंग पीपल, इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, करियर ग्रोथ के बारे में सोचना, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में सोचना, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, उनकी सैलरीज के बारे में सोचना, उनके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट रिवाइव करना, ऑडिट करना, कौन सा एम्प्लॉय बेटर है। ये सारे फंक्शंस होते हैं एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के। आपके सिलेबस में नहीं होगा, बट एटलीस्ट यार जब मैं आपको बता रहा हूं कि स्टाफिंग करने के लिए मुझे एक अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट चाहिए, जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। और नाम देखो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। तो जब आप लोग ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही बस बता रहा हूं कि रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या होंगे। सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के लिए प्लानिंग करता होगा, सर उन लोगों को अपॉइंट करता होगा, सेलेक्ट करता होगा, सर उनके ग्रोथ के बारे में सोचता होगा, सर अगर वो बेटर काम करते होंगे उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होती होगी, सर उनको मोटिवेट करता होगा बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव्स, उनकी सैलरीज क्या होंगी, बेनिफिट्स क्या होंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या मिलेंगे वो सोचता होगा, उनके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी वेलफेयर के बारे में सोचता होगा। तो यस, सिलेबस में नहीं है बट इस टॉपिक को बोलते थे रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो आज मेरे पास स्टाफिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है स्टूडेंट्स, स्टाफिंग प्रोसेस। तुम लोग मुझे खुद ही बोल रहे हो ना कि मैनेजमेंट का ये फंक्शन है, और फंक्शन का मतलब है स्टेप्स परफॉर्म होते होंगे, तो स्टाफिंग के भी क्या होते हैं? स्टेप्स। स्टाफिंग जब कभी भी करी जाती है तो पहला स्टेप होता है बच्चे एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। ये देखना होता है कि आखिर मेरे पास लोग अभी हैं कितने और मुझे लोग कितने चाहिए।
या फिर मेरे पास काम कितना है और अभी लोग कितने हैं, पता लग जाएगा कि मैं अंडर स्टाफ हूं या मैं ओवर स्टाफ हूं। अंडर स्टाफ हूं तो लोगों को ले आऊंगा, ओवर स्टाफ हूं ट्रांसफर कर दूंगा या निकाल दूंगा। क्योंकि भाई ओवर स्टाफ होने से भी कॉस्ट लगनी है और अंडर स्टाफ होने से भी कॉस्ट लगनी है। तो मैं अंडर स्टाफ हूं या ओवर स्टाफ हूं, ये जानने के लिए सबसे पहला काम होता है बच्चे मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकंड जान लिया, जान लिया, पता लग गया, लेके आओ। हेलो, इनवाइटिंग मोर एंड मोर एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर अ वैकेंट पोजीशन, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट, लोगों को बुलाना, पूल ऑफ कैंडिडेट्स इकट्ठे करना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब आगे आएगा बताऊंगा। आगे लोग, आगे, ये पूल ऑफ कैंडिडेट मुझे नहीं चाहिए, इसमें से मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर पोजीशन के लोग चाहिए। सिलेक्शन, सिलेक्शन तो खुद का एक प्रोसेस है, पर अभी मैं बात कर रहा हूं स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में। तो स्टाफिंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकंड क्या है, रिक्रूटमेंट। थर्ड क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्ट हो गया, अब सिलेक्ट होने के बाद आपने उसको प्लेस करना है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन कहते हैं बच्चों। बच्चों प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन नाम दिया जाता है जी, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सर ये प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन किसका पार्ट है? सर ये प्लेसमेंट ओरिएंटेशन का मतलब है जिसको आपने सेलेक्ट किया था, अब आप उसको अपनी पोजीशन दिखाएंगे कि आपने यहां बैठना है, आपके पास ये पावर है, आपने उसको रिपोर्ट करना है, आपको इससे ऑर्डर रिसीव करने हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है सर, हो गया प्लेस, उसकी ट्रेनिंग दो जिस पर्पस के लिए वो आया है। डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर अच्छा काम कर रहा है तो अप्रेज करो, नहीं कर पा रहा तो डीमोटिवेट नहीं करना, मोटिवेट करो जी उसको। मतलब अप्रेजल मिलेगा तो इंसान और अच्छा काम करेगा, उसके फ्यूचर के बारे में सोचो। एंड लास्ट कॉम्पनसेशन, जिसके लिए इंसान ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरे पास स्टूडेंट्स प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है सर? सर ये मेरे पास स्टाफिंग का प्रोसेस है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कॉम्पनसेशन। तो सबसे पहले क्या आया स्टूडेंट्स? सबसे पहले आया एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। द स्टाफिंग प्रोसेस बिगिंस विद द एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ टाइप ऑफ एम्प्लॉय नीडेड, नंबर एंड टाइप, वर्कलोड एंड वर्कफोर्स। ठीक है सर। सर ये रहा सर मेरे पास वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या बोलता है? दिस रिक्वायर आइडेंटिफाइंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय नीडेड, नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय नीडेड। हियर द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, मेरे पास है कितने, कितने, हाँ जी, कितने नंबर और किस तरीके के लोग चाहिए, सुन रहे हो ना मेरी बात, कितने और किस तरीके के लोग चाहिए, और अभी कितने मेरे पास एग्जिस्टिंग है। वर्क लोड, वर्क फोर्स, फोर्स कितने हैं, लोड कितने लोग चाहिए। तो याद रखना, ये मेरे पास आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैं कंपेयर करके बता रहा हूं आपको, मैनेजर कंपेयर कर रहा है बोथ द वर्कलोड एंड वर्कफोर्स। इफ द वर्कलोड इज मोर देन द वर्कफोर्स, इट मींस वो अंडर स्टाफ है। वर्कलोड ज्यादा है, लोग कम है, अंडर स्टाफ है। ठीक है जी। इफ द वर्कफोर्स इज मोर, लोग ज्यादा है बट इतना लोड नहीं है, तो वो ओवर स्टाफ है। भाई हटाओ। तो याद रखना, ये बार बार केस स्टडी में आ जाता है कि ये वर्कलोड और वर्कफोर्स होता क्या है जी। सेकंड है जी रिक्रूटमेंट, बताया था आपको, इनवाइटिंग मोर एंड मोर एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर अ वैकेंट पोजीशन। Recruitment is called as a positive concept because in this recruitment we invite more and more candidate students. रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को इनवाइट करते हैं, इनवाइटिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स। सिलेक्शन, सर आपने इनवाइट तो कर दिया, सर लोग आ तो गए, सर अब सेलेक्ट करो। सर सिलेक्शन इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। व्हाई सिलेक्शन इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट? बिकॉज अंडर द सिलेक्शन कॉन्सेप्ट वी रिजेक्ट मोर एंड मोर एप्लीकेंट्स बच्चों। तो रिक्रूटमेंट को बोलते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट और सिलेक्शन को बोलते हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है कुणाल सर? ठीक है सर, बोल भी दिया इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट सर। ठीक है सर। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट का मतलब सर सेलेक्ट कर लिया, पुटिंग, बताओ सर प्लेस बताओ। प्लेसमेंट मींस पुटिंग द पर्सन ऑन द जॉब फॉर विच दे आर सेलेक्टेड। ओरिएंटेशन का मतलब है उसको बाकी सारे एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन और एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस करो। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, जब वो प्लेसमेंट हो जाए, सबसे मिल लेगा, तो जिस पर्पस के लिए, जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया गया, उसको उस पर्पस के लिए ट्रेनिंग दो। और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट डिफरेंट होती है, याद रखना बात। ट्रेनिंग मोस्टली ऑन द जॉब होती है, डेवलपमेंट ऑफ द जॉब होती है। ट्रेनिंग हमेशा टेक्निकल स्किल्स की होती है, डेवलपमेंट मैनेजरियल और टेक्निकल दोनों की होती है। डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ट्रेनिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है।
ट्रेनिंग देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर की होती है, डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी लोगों की भी होती है, खुद की भी होती है, उसकी उसकी मर्जी से वो डेवलप होगा। तो याद रखना, कभी ये मत सोचना कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ही बात है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल। इफ ही इज डूइंग बेटर, अगर आपने उसको ट्रेनिंग दी और आपको लगता है कि वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो भाई उसको अप्रेज करो। इट रेफर्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। एम्प्लॉइज हु परफॉर्म बेटर आर आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज दो भाई, उसको रिकॉग्नाइज दो, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। और वो प्रमोटिंग प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। आप उसको परफॉर्म अप्रेजल कर रहे हो, शाबाशी दे रहे हो, रिकॉग्नाइजेशन दे रहे हो, तो उसके हिसाब से उसको प्रमोट भी किया जाए। एम्प्लॉइज आर प्रमोटेड टू द हायर जॉब पोजीशन विद द ग्रेटर अथॉरिटी एंड बेटर पे। लास्ट वन इज कॉम्पनसेशन स्टूडेंट्स। एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन केम फॉर सम मॉनेटरी रिस्पेक्ट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसान ज्वाइन करता है एक मॉनेटरी रिस्पेक्ट के लिए। सो इट इज द फाइनेंशियल पेमेंट गिवन फॉर अ जॉब। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट पेमेंट सच एज वेजेस, सैलरी एक्सेट्रा। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टाइम बेस्ड भी हो सकती हैं और परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकती है। सीबीएसई का भी जो लास्ट ईयर का पेपर अभी सीबीएसई ने एक प्रैक्टिस पेपर लॉन्च किया है, उसके अंदर इसी पार्ट से एक क्वेश्चन आया हुआ था। टाइम बेस्ड दिया हुआ था कि एक सैलरी थी, उसको इतनी सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, और परफॉर्मेंस बेस्ड था कि आप लोग अगर परफॉर्मेंस बेटर हुई आपकी तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा इंसेंटिव, तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो कॉम्पनसेशन दो तरह की होती है, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। तो आप लोगों ने इस पूरे स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेप्स पढ़े हैं, मेरे साथ एक बार रिपीट कर लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। स्टाफिंग प्रोसेस है क्या स्टूडेंट्स? सबसे पहला स्टाफिंग मेरे पास स्टेप आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकेंड आता है स्टूडेंट्स मेरे पास रिक्रूटमेंट। थर्ड आता है सिलेक्शन। फोर्थ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिफ्थ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल। करियर प्लानिंग एंड कॉम्पनसेशन। ये स्टूडेंट्स मेरे पास स्टाफिंग का प्रोसेस है। बट इस पूरे स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर मुझे तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं स्टूडेंट्स। इस पूरे स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए तीन चीजें हैं स्टूडेंट्स। इस पूरे स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले है बच्चे ट्रेनिंग, फिर है मेरे पास सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट। आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, रिक्रूट करना, लोगों को सिलेक्ट करना, उसको ट्रेन करना। आगे इस फर्दर चैप्टर के अंदर हम लोग ये तीन स्टेप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चे मेरे पास आता है रिक्रूटमेंट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इनवाइटिंग मोर एंड मोर एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर अ वेकेंट पोजीशन, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज एन पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। जब आप लोग बाहर से लोगों को इनवाइट करते हो, रिक्रूट करते हैं, तो रिक्रूटमेंट दो तरह की होती है। एक मेरे पास होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आप वैकेंट पोजीशन फुलफिल कर रहे हैं। उसके दो मेथड होते हैं स्टूडेंट्स, एक मेरे पास होता है ट्रांसफर और एक मेरे पास होता है प्रमोशन। ट्रांसफर का मतलब होता है एक इंसान को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, सेम लेवल की पोजीशन पर बिठा रहे हो, अथॉरिटीज पे स्केल्स में इतना चेंज नहीं आता। तो इट मींस शिफ्टिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू द अनदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय डज नॉट चेंज, ओनली द प्लेस एंड नेचर ऑफ वर्क चेंजेस। प्रमोशन, प्रमोट बच्चे आप लोगों का होता कैसे है? वर्टिकल। ट्रांसफर कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल से समझ गए होंगे, अगर उसको प्रमोट किया जाएगा तो सैलरी बढ़ेगी भी, पावर भी बढ़ सकती है। इट मींस शिफ्टिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर एट अ हायर लेवल विद मोर अथॉरिटी, और सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है। तो यस, इंटरनल रिक्रूटमेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। इंटरनल रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस क्या हैं? भाई पहली बात तो मुझे एडवांटेज याद आती है कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा कि मेरी प्रमोशन हो सकती है, मुझे मेरी मनपसंद जगह पर मेरी ट्रांसफर हो सकती है। द मैनेजर्स आर अवेयर ऑफ टैलेंट्स एंड एबिलिटीज ऑफ, मुझे पता है, पहला बेनिफिट क्या है, मैनेजर को पता होता है कौन बेस्ट है। इट इज लेस एक्सपेंसिव, बाहर से तो लेस एक्सपेंसिव ही होगा, मुझे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करवानी, कोई कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं करना, तो एक्सटर्नल से हमेशा लेस एक्सपेंसिव होता है इंटरनल। इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, भाई ऑलरेडी ट्रेंड है, ऑलरेडी नोन हाउ है, ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन को जानता है, तो ट्रेनिंग पे पैसा भी खर्च कम होगा। इट लीड्स टू द इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, जब इंसान को लगेगा, एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को लगेगा कि मुझे इतना अच्छा समझा गया कि मुझे ट्रांसफर कराया, मुझे मोटिवेट, तो मोटिवेशन पावर मिलती है। देयर इज अ लेस चांस ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर बिकॉज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज आर फेमिलियर विद द, तो वो बार बार जॉब छोड़ के नहीं जाएगा, लेस चांस ऑफ टर्नओवर।
थ्रू दो द ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉइज कैन बी शिफ्टेड। अब यार एक जगह पर ना सरप्लस स्टाफ था, एक जगह पे स्टाफ कम था, तो ये सरप्लस था वहां से उसको शिफ्ट कर देंगे जहाँ पे कम था। तो ये प्रॉब्लम सरप्लस स्टाफ वाली, डेफिसिट स्टाफ वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इंटरनल रिक्रूटमेंट के। तो कुछ बेनिफिट्स बता रहा था इंटरनल रिक्रूटमेंट के। डिसएडवांटेज क्या है बच्चे, कोई नया फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड नहीं होगा, लिमिटेड चॉइस है, 2-4 लोग ही हैं जिनको मैं ट्रांसफर प्रमोट कर सकता हूं। इट इज नॉट सुटेबल, भाई अब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो नई ऑर्गेनाइजेशन में मैं कैसे यूज कर लूं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, मैं कभी उसको यहां डाल रहा हूं, यहां डाल रहा हूं, वहां डाल रहा हूं। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से ना इंसान कभी भी ना किसी एक चीज में ना स्पेशलाइज नहीं हो पाता। समटाइम्स इट रेजेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग दी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। अब यार वो मैं इसको मैंने प्रमोट कर दिया, वो दूसरा नाराज हो रहा है, कह रहा है बारी मेरी थी, प्रमोट इसको कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है बच्चे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करती है, लोगों को बाहर से अपॉइंट करती है। अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब ही यही हो गया, अपॉइंट तो कर रहे हो बट बाहर से कर रहे हो। उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसको हम लोग सबसे पहला मेथड बोलते हैं बच्चे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें आप लोगों के पास ना एक फैक्ट्री के बाहर मोस्टली ना अनस्किल्ड जो पीपल होते हैं ना, सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड लोग जो होते हैं ना, उन लोगों के लिए ऐसा होता है। फैक्ट्री के बाहर ना नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है कि हमें इतने लोग चाहिए इस डेट पर, और ऑन द स्पॉट सिलेक्शन हो जाती है। तो दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर अनस्किल्ड पोजीशन। इन दिस मेथड the organization puts up a notice at the gate of office or factory, interested people then walk in for an interview। सेकंड मेरे पास आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का एग्जैक्टली स्टूडेंट्स मीनिंग होता है, कैजुअल कॉलर्स का स्टूडेंट्स एग्जैक्टली मीनिंग होता है कि मैंने क्या किया कि कोई कैंडिडेट है, कोई जॉब ओपनिंग नहीं थी, बट कैंडिडेट वहां पर जाता है और बोलता है कि अभी आपके पास जॉब ओपनिंग नहीं है बट कभी भी फ्यूचर में हो तो आप मेरा ये रिज्यूमे है अपने पास रख लो। तो उसके बाद क्या होता है, जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती है तो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी रिज्यूमे आए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन उसमें से कॉल करती है। इसको कहते हैं कैजुअल कॉलर्स। सो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जनरली मेंटेन करते हैं एक एप्लीकेशन फाइल इन विच दे कीप ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द जॉब सीकर एट द रिसेप्शन। दिस एप्लीकेशन फाइल वर्क एज अ वेटिंग लिस्ट। whenever there is a job vacancy, suitable candidates from the waiting list are called। थर्ड बच्चे मेरे पास आता है एडवर्टीजमेंट। सबसे कॉमन है बच्चों, अच्छे लेवल के एम्प्लॉइज को ढूंढने के लिए सबसे कॉमन है, टेक्निकल वर्कर्स को ढूंढने के लिए सबसे कॉमन है। एडवर्टीजमेंट इज द मोस्ट कॉमन एंड प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एड्स आर प्लेस्ड इन, कहां एड्स प्लेस्ड होती हैं, न्यूज़पेपर में, प्रोफेशनल जर्नल्स में। फॉर एग्जांपल फॉर द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट, देखा पोजीशन आ गई, advertisement can be published in chartered accountant journal, while other job opening में advertisement in local newspaper। नेक्स्ट बच्चे मेरे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होती हैं स्टूडेंट्स, जहां पर कोई भी इंडिविजुअल जाकर अपने आप को लिस्ट करा सकता है कि आज मैं इस पोजीशन पे काम कर रहा हूं, मेरे पास ये डिग्री है, मैं इसमें मास्टर्स करना चाहता हूं, कभी भी रिक्वायरमेंट किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होगी तो प्लीज मुझे एक बार पूछा जरूर जाए। An employment exchange is an office run by the government where details of job seekers such as their name, उनकी qualification, उनका experience को स्टोर किया जाता है। और जब कभी भी when an organization approach the employment exchange, suitable candidates को वहां पे रेफर कर दिया जाता है। अब तो ये बंद हो गई है। कैंपस रिक्रूटमेंट आप लोगों को पता होगा बहुत ही कॉमन है। कॉलेज से डायरेक्टली जब आप फाइनल ईयर में होते हैं तब आपकी कंपनीज आप लोगों के पास आती है और आपको डायरेक्टली वहां से रिक्रूट करती हैं। क्रिएटिंग अ क्लोज लाइसेंस विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर रिक्रूटमेंट students with the technical and professional qualification, याद रखना, has become a common practice in external recruitment। In this method, companies visit the technical, managerial and professional colleges to recruit students directly from various job positions। Placement agencies जैसे employment exchanges बच्चे गवर्नमेंट के होते हैं, ऐसी placement agencies प्राइवेट सेक्टर की होती हैं, मतलब प्राइवेट लोग ये ओपन करते हैं, जिसमें जॉब सीकर्स और कंपनीज के बीच के मीडिएटर्स होते हैं ये लोग। तो ये कंपनीज से भी कुछ पैसे लेते हैं, जॉब सीकर से ही पैसे लेते हैं, मीडिएटर होते हैं और दोनों को आपस में मिलाते हैं और जॉब मिल जाती है। देयर आर सेवरल प्राइवेट मैनेजमेंट फर्म्स दैट एक्ट एज अ इंटरमीडिएरी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये मीडिएटर्स होते हैं बिटवीन द जॉब सीकर एंड जॉब प्रोवाइडर। दीज फर्म्स मेंटेन डेटा ऑन job seekers and share their details with the companies that are looking for employees। they also charge a fee, मैंने आपको बताया था फी चार्ज करते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है वही रिकमेंड कर देते हैं कि मेरा एक नोन है, मैं जिसको जानता हूँ, ये बड़ा फेमिलियर और बहुत सही होता है क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी एम्प्लॉय को जानता हूँ, उसी का कोई नोन है, ज्यादा मुझे
पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी एक अच्छा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। मैनी फर्म्स रिक्रूट एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द एम्प्लॉयर्स ट्रस्ट इन देयर करंट स्टाफ। लेबर कॉन्ट्रैक्टर स्टूडेंट्स, ये भी आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तरह आता है। जितने भी अनस्किल्ड लोग होते हैं उन लोगों को, आपने सुना होगा दिहाड़ी वर्कर होते हैं जिनके ठेकेदार होते हैं, तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं उसे। तो वो कॉन्ट्रैक्टर अपने साथ लेबर लेकर आता है, 15-20 लेबर, 50 लेबर, जितने आपको चाहिए। मोस्टली अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लोग ही होते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर आर इंडिविजुअल हु स्टे इन कॉन्टैक्ट विद द लेबर in villages and rural area. Whenever there is a vacancy for a labor in a factory, the contractor, हाँ ठेकेदार, supplies the required labor to the business. ये मेरे पास बच्चे, मैं बात कर रहा हूँ एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, ये भी बहुत कॉमन है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के आप लोगों ने मेरे साथ बहुत सारे तरीके पढ़ लिए। एक में आपने पढ़ा मेरे साथ एडवर्टीजमेंट, एक आपने कैंपस रिक्रूटमेंट पढ़ा, एक आपने कैजुअल कॉलिंग पढ़ा बच्चे, एक आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पढ़ा, एक आपने प्राइवेट एजेंसीज पढ़ी। ओ माय गॉड, बहुत सारे सोर्स हैं बच्चे, रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, बहुत सारे सोर्स हैं बच्चे एक्सटर्नल सोर्सेज से किसी को भी अपॉइंट करने के। सर जब हम लोग बाहर से किसी को अपॉइंट करते हैं तो उसके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं? अगर आप बाहर से कभी भी किसी को अपॉइंट करते हैं स्टूडेंट्स, फ्रेश और न्यू टैलेंट आता है, फ्रेश ब्लड आता है बच्चे, न्यू आइडियाज आते हैं, इनोवेटिव स्किल्स लेकर आता है, वाइडर चॉइस है बच्चे, पूरी दुनिया हमारे पास है जी। While using the external recruitment, management can get a qualified and trained personnel. Through campus placement, organization can get employees with the latest. अगर मैं कैंपस से लेके आ रहा हूँ तो अभी अभी उसने पढ़ाई करी है, एकदम फ्रेश है, वेरी गुड। When outsider join the organization, it creates a competitive spirit. जब बाहर का कोई अंदर आता है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट होता है। और आपको पता है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़ती हैं जी। डीमेरिट क्या होंगे सर बाहर से लेके आऊंगा तो? पहली बात तो कुणाल सर, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है ना वो डीमोटिवेट हो जाएंगे कि हमें ट्रांसफर और हमें प्रमोट नहीं किया जा रहा, खाली पोजीशन हुई है तो बाहर से लेकर आए ऑर्गेनाइजेशन में। सर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है सर, इतने सारे मेथड्स आपने पढ़ाए थे। न्यू एम्प्लॉइज मे नॉट एडजस्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ, क्या पता सर कोई नया इंसान आए सर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो मैच ना कर पाए सर। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, और उसको सर ट्रेनिंग भी नहीं आती है, अभी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तो उसके ऊपर सर एडिशनल एक्सपेंसेस लगेंगे। ये मेरे पास बच्चे रिक्रूटमेंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट मेरे प्यारे बच्चों, इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट दो तरीके की होती है, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल तो पार्ट हो गया मेरे पास। इंटरनल रिक्रूटमेंट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बच्चे बहुत सारे अलग अलग तरीके हो गए, बट याद रखना इंटरनल के भी अपने खुद के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, और एक्सटर्नल के भी बच्चे अपने खुद के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट था बच्चे मेरे पास रिक्रूटमेंट का। नेक्स्ट मेरे पार्ट आ गया बच्चे सिलेक्शन का। सिलेक्शन का खुद का एक प्रोसेस है। जैसे आपका स्टाफिंग का प्रोसेस था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन, करियर, जैसे आपका पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस था, ऐसी स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर जो सिलेक्शन आया था थर्ड नंबर पे, उसका एक अलग प्रोसेस है। जैसे कि आप किसी को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। जो उसने वो जॉब एप्लीकेशन दी है, उस जॉब एप्लीकेशन को स्क्रीन आउट करो। देखो उसने जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे उसने उसका आंसर क्या दिए, उससे उसकी थिंकिंग पता लगती है। और कई बार कैंडिडेट्स को तो जो उसने जो फॉर्म फिल किए उसी के बेस पर उसको निकाल दिया जाता है या आगे प्रोसीड कर दिया जाता है। उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सेकंड स्टूडेंट्स होता है सिलेक्शन टेस्ट। उसमें अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, इंटरेस्ट टेस्ट होता है, अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग टेस्ट करे जाते हैं। अगर आपको लगता है ठीक है, फिर फेस टू फेस मिलो, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये भी क्लियर हो जाए, फिर उसका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड जो बहुत हेल्प करता है मुझे किसी भी बहुत सारे इंप्लॉयज में से किसी एक को सिलेक्ट करने में। फिर फाइनल डिसीजन टॉप लेवल वालों के पास होता है, उसको बोलते हैं सिलेक्शन डिसीजन। उन्होंने भी अगर डिसीजन ले लिया तो मेडिकल एग्जामिनेशन की वो फिट है हमारी जॉब के लिए, नहीं कहीं बाद में हमको पे करना पड़े। नेक्स्ट उसको जॉब ऑफर दो, एक दो लिख कर कि हम आपको ये सैलरी देंगे, इस दिन आपने आना है, ये आपके रूल्स और रेगुलेशन है। अगर वो येस कर देता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स ये मेरे पास सिलेक्शन का प्रोसेस है। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, स्टाफिंग प्रोसेस अलग था, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सिलेक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन का खुद का एक प्रोसेस है। जैसे मेरे पास सबसे पहला आता है बच्चे क्या, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज डन टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड कैंडिडेट। एक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक फॉर्म फिल करवाया जाता है, उस फॉर्म के बेसिस पे ही उसको रिजेक्ट और आगे बोल दिया जाता है। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर अलग अलग तरह के टेस्ट आते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस जॉब के लिए जा रहे हैं। जैसे कि मेरे पास आता है इंटेलिजेंस टेस्ट, अगर आप एक स्कूल टीचर के लिए जा रहे हैं तो इंटेलिजेंस टेस्ट। एप्टीट्यूड, लर्निंग न्यू स्किल्स के ऊपर आता है आपके पास पर्सनैलिटी टेस्ट, कि आपका बिहेवियर कैसा है, अगर आप कोई डिस्क्लोज तो नहीं कर देंगे कोई बात अगर मैं आपको रखूंगा तो। ट्रेड एंड
शो कि आप लोगों को जिस चीज में इंटरेस्ट कितना है। और इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर को हायर कर रहा हूं, तो वो इंटीरियर डेकोरेटर की थिंकिंग क्या है, उसका कितना इंटरेस्ट है। ट्रेड टेस्ट के अंदर बच्चे एग्जिस्टिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है जी। तो ये 5 तरह के टेस्ट होते हैं, एग्जिस्टिंग स्किल्स के लिए, किसी जॉब के इंटरेस्ट के लिए, लर्निंग न्यू स्किल्स के लिए, आपका आईक्यू लेवल के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट, और पर्सनैलिटी टेस्ट, आपका नेचर कैसा है जी। तो 5 तरह के टेस्ट होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पांचों टेस्ट किए जाए सिलेक्शन टेस्ट के अंदर, वो डिपेंड करता है जॉब टू जॉब। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन जो आप लोगों ने सुना होगा हमेशा। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। फॉर द फाइनल इंटरव्यू अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज फॉर्म। एक्सपर्ट फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड ask questions to the candidates. The confidence level of candidate is also evaluated. फोर्थ मेरे पास आता है बच्चों रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। बहुत सारे लोग थे जो सिलेक्ट हो गए थे, बट उसमें से बैकग्राउंड जिसका मुझे नोन है मैं उसको हमेशा हायर करूंगा। कैंडिडेट्स हैव टू प्रोवाइड 2 रेफरेंसेस आफ्टर क्वालिफाइंग द इंटरव्यू। ऑर्गेनाइजेशन चेक द रेफरेंस, वेरीफाई द पर्सनल कैरेक्टर। रेफरेंसेस से ना बच्चे, कोई जिसका दोस्त होगा, कोई इसका फ्रेंड होगा ना, तो ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि उसका नेचर भी कैसा होगा। उसके बेसिस पे किया आता है। फिर फाइनल डिसीजन आता है बच्चे, सिलेक्शन डिसीजन, जो कि एक टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है। द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक आर इंक्लूडेड इन द फाइनल सिलेक्शन टेस्ट। हो गया सिलेक्ट सर, अब चेक कर लो कि वो फिट है या नहीं। मेडिकल एग्जामिनेशन करना होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद से उसको जॉब ऑफर दे दो, बता दो कि हम इंटरेस्टेड है आप लोगों को हायर करने के अंदर। कैंडिडेट्स हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट आर गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर। द लेटर इंक्लूड्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जॉब लिखी होगी, अदर रेलेवेंट डिटेल्स लिखी होगी। जनरली अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम इज गिवन टू द कैंडिडेट टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। वो जो जब वो उसे ज्वाइन कर लेगा तो ऑटोमेटिकली अब वो हमारा एम्प्लॉय बन गया, तब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स, when the candidates accept the job offer, they sign a contract of employment. The contract includes details such as duties लिखी होंगी, responsibilities लिखी होंगी, पे लिखा होगा, allowances लिखे होंगे, terms of employment लिखे होगा, लीव रूल सब कुछ लिखा होगा। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहां पर बच्चों मेरे पास खत्म होता है सिलेक्शन प्रोसेस। मेरे पास चैप्टर का लास्ट स्टेप आया था स्टूडेंट, जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे कि जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तब मैंने आपको बताया भी था कि ट्रेनिंग जो मेरे पास प्रोसेस है, अगर मैं ट्रेनिंग के बारे में बात करूं, तो ट्रेनिंग एक ऑन द जॉब के लिए दी जाती है और डेवलपमेंट ऑफ द जॉब के लिए होती है। ट्रेनिंग टेक्निकल स्किल्स की टीचिंग के लिए होती है और डेवलपमेंट टेक्निकल और मैनेजरल दोनों चीजों के लिए होती है। डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। डेवलप होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, जबकि ट्रेनिंग देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सुपरवाइजर की होती है अपने वर्कर्स को। तो ट्रेनिंग अलग कॉन्सेप्ट है और डेवलपमेंट अलग कॉन्सेप्ट है। Training is a process of teaching basic skills to both new and existing employees so that they can perform their job effectively. It is an act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing his or her job. जबकि development है, development refers to overall growth of employee. Development is much broader concept compared to the training. So training is a part of development बच्चों, याद रखना, बताया था आप लोगों को मैंने। तो नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्यों चाहिए, क्या है इंपॉर्टेंस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की। सर ट्रेनिंग रिड्यूसेस लर्निंग टाइम। सर ये देखो, आप या तो 15 दिन की किसी को ट्रेनिंग दे दो तो आपके 15 महीने बच सकते हैं, नहीं तो 15 महीने वेस्ट हो जाएंगे, फिर ट्रेनिंग दोगे कोई फायदा नहीं है। 15 डेज अपने जेब से पैसा पे कर लो, टाइम दो उसको कि वो सीखे कुछ। फर्स्ट डे से ही उसके एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो आपको कुछ करके दे देगा। इससे अच्छा अगर आप लर्निंग करवा रहे हो, लर्निंग टाइम आपका कम हो जाएगा अगर आप 15 दिन की ट्रेनिंग दे दोगे। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिड्यूस द लर्निंग टाइम बिकॉज trained employees take less time to learn a job compared to the untrained employee. Second, attitude formation. Training helps to develop a positive attitude. Third, better performance. Obviously बात है स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग के अंदर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जिससे परफॉर्मेंस ऑलरेडी बेटर हो जाएगी। हेल्प इन सॉल्विंग द ऑपरेशनल प्रॉब्लम बच्चों, तो ट्रेनिंग में ना अलग अलग स्किल सिखाए जाते हैं, बताया जाता है कि अगर ये इशू हुआ, ये प्रॉब्लम हुई तो क्या करना चाहिए, तो उसको ना एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। क्या कह रहे हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प रिमूव ऑपरेशनल प्रॉब्लम सच एज एब्सेंटिज्म, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, ये सारी चीजें कम, लैक ऑफ टीम वर्क नहीं है उसके अंदर, नहीं है एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर स्टूडेंट्स, रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर। ट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा तो वो मोटिवेट रहेगा, और जितना वो मोटिवेट रहेगा उतना जॉब को छोड़कर कम जाएगा। तो ट्रेनिंग रिड्यूसेस labor turnover. Training and development encourage employees to stay with the organization for a longer period. Managing manpower needs. Some organizations have machinery but no trained operating staff. In such cases, the organization hire untrained people and train them with the required skills.
हेल्प्स टू अडॉप्ट द चेंजेस। आप लोगों को पता है एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, और इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर मुझे अपने एम्प्लॉइज को भी इस करंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिससे कि इंसान भी चीजों को इजिली अडॉप्ट कर ले। विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉइज कैन इजिली अडॉप्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। बेनिफिट्स क्या है ट्रेनिंग के, आपको ऑलरेडी भी मुझे बता दिया मैंने। इट इंप्रूव्स द स्किल्स एंड नॉलेज, बिल्कुल। अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय कैन अर्न मोर। अच्छा, मेरे को पास एक ना क्वेश्चन याद आ गया। ट्रेनिंग के ना बेनिफिट्स दो लोगों को हैं, एक तो ट्रेनिंग दे कौन रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, उसको बेनिफिट, और ट्रेनिंग को मिल किसको रही है, एम्प्लॉइज को, उसको बेनिफिट। तो आपको ना क्वेश्चन को रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं, कि ट्रेनिंग के बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूछ रहे हैं या ट्रेनिंग के बेनिफिट एम्प्लॉइज के लिए पूछ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं एम्प्लॉइज के लिए। तो अगर एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दोगे तो एम्प्लॉइज की स्किल्स और नॉलेज इंप्रूव होंगे, उसके बाद फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटीज होंगी। ट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा वो पैसा पहले से ज्यादा कमा पाएगा। ट्रेन एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन और मोरल हमेशा बूस्टेड रहेगा। ट्रेन एम्प्लॉय के पास हमेशा जॉब सिक्योरिटी होगी, उसको पता होगा कि मुझे जॉब से ऐसे निकालेंगे नहीं। इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ प्रमोशन। और यही हमारे पास ट्रेनिंग की अगर मेथड की बात करूं तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग को बोलते हैं बच्चे लर्निंग वाइल डूइंग, काम करते करते सीखने को बोला जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले, अवे फ्रॉम द वर्क फोर्स, workplace. This method involves training employees away from their actual work environment. Employees are given a break from their routine jobs and sent for training session. देखा, away from. This method is generally suitable for managerial or higher level job position where broader knowledge and advanced skills are required. कौन कौन से कॉमन और पॉपुलर मेथड है कुणाल सर ट्रेनिंग के? सबसे पहले मेरे पास ऑन द जॉब के अंदर आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब होता है जब कभी भी किसी वर्कर को किसी मास्टर वर्कर के अंडर सिखाया जाता है स्किल जॉब को लिए। ऑन द जॉब है, काम करते करते सीखना होता है। इन दिस मेथड अ मास्टर वर्कर एक्सपर्ट इज अपॉइंटेड टू गाइड द लर्नर। द मास्टर परफॉर्म्स the job while the learner carefully observe. One of the learner understands all the skills. They perform the job themselves and the master observes and corrects them. इंटर्नशिप, जब कभी भी आप लोग किसी प्रोफेशनल कोचिंग के लिए जाते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जाते हैं, तो वहां पे इंटर्नशिप दी जाती है, काम करते करते आपको सिखाया जाता है। इंटर्नशिप इज एन एग्रीमेंट between the professional institutes and the corporate sector. Under this program, institutes send their students to various companies so they can apply and practice the theoretical knowledge they have learned. Students get an opportunity to work in real workplace situation. उनको कॉम्पनसेशन के बदले में पर्क्स मिलते हैं, बहुत इंटर्नशिप होती है, समझ लो ये। इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को। फॉर एग्जांपल अगर किसी एम्प्लॉइज ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करने के बाद क्या किया कि उसको 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए पार्टी के लिए भेज दिया, हॉलीडेज के लिए भेज दिया, ऑटोमेटिकली इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और इसको बड़ा बड़ा अच्छा मेथड बोला जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। इंडक्शन ट्रेनिंग is a process of welcoming and introducing a new employees when they first join the company. In this training, the employees is given all the basic information needing to understand the organization and settle into the job quickly. बहुत जल्दी, आप सोचो 2 दिन के लिए मैंने भेज दिया ट्रिप पर, 2 दिन के बाद वो आएगा ना, पता लगेगा ही नहीं कि वो नया एम्प्लॉई है, क्योंकि उसको सब कुछ पता होगा। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के कुछ कॉमन मेथड क्या होते हैं बच्चों? वेस्टिबुल ट्रेनिंग, जब कभी भी कोई टेक्निकल मशीन होती है, अब मशीन के ऊपर किसी से काम करवाना है, अब आपको पता है कि भाई मशीन इतनी एक्सपेंसिव भी है, एक तो मशीन एक्सपेंसिव, वो खराब हो जाएंगी अगर गलत काम करा, और उस इंसान को कुछ हो गया तो फिर दिक्कत। तो एक काम करो, उस मशीन की एक डमी मशीन बना लो, ऑफ द जॉब है, जॉब के अवे है, तो उस डमी मशीन पे उसको सिखाओ, ना मशीन खराब होगी ना इंसानों को कुछ होगा। ऐसी ट्रेनिंग को कहते हैं वेस्टिबुल। सबसे ज्यादा केस स्टडीज में आप लोगों के पास यही आती है। वेस्टिबुल स्कूल मींस क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट, आ गया, और डमी मॉडल ऑफ द एक्चुअल वर्कप्लेस और मशीनरी। व्हेन मशीन्स आर हेवी, complex or very expensive, organizations avoid on the job training to prevent damage or accident, so they prepare a dummy setup that looks and works like the real machinery. Employees are trained on this model first, और अगर वो हो जाते हैं ट्रेन, once they learn the skills properly, they can safely work on the original machine जी। आई होप कि आप लोगों का ये मेरा ये स्टाफिंग चैप्टर है, जो जिसके अंदर मैंने आप लोगों को सिलेक्शन, ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ाया, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस बताया, स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस बताया, ये बताया कि रिक्रूटमेंट भी 2 तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये बताया कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है, ये बताया कि ट्रेनिंग के 2 तरह के मेथड होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आई थिंक कि आप लोगों को मेरा स्टाफिंग चैप्टर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को इसकी पीपीटीज, आपके उसके नोट्स, आपको इसके क्वेश्चन, आपको इसके क्लू वर्ड्स, आपको उसकी केस स्टडी, आपको उसका सैंपल पेपर
आपको कुछ भी चाहिए होगा, प्लीज सब्सक्राइब टू कुणाल सदाना क्लासेस टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज कुणाल सदाना क्लासेस कॉन्सेप्ट क्लासेस। थैंक यू सो मच।